हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका थर्मल पावर प्लांट, है ना। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट जो है वो बहुत ही कन्वेंशनल टाइप ऑफ पावर प्लांट है जो बहुत दिनों से हम यूज़ कर रहे हैं और आज भी यूज़ करते हैं, बट अब ये ट्रेंड में उतना नहीं रहा। बट फिर भी ये आपके सिलेबस में है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो थर्मल पावर प्लांट है जो शुरू करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट का जो है उसमें आपको मैं आज जो लेक्चर मेरा जो है वो होगा, वो जो मैं कवर करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं इसमें आपको जो इसका ब्लॉक डायग्राम है ना, पहले मैं ये डिस्कस करूँगा वो क्या है। उसके बाद मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे वर्किंग, है ना, कैसे थर्मल पावर प्लांट जो है वो कैसे वर्क करता है पूरा। और फिर हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स। एक्चुअली जो आपका यूनिट है थर्मल पावर प्लांट का, वो यूनिट का जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार्टिंग है आपका टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इंडिया में कहाँ कहाँ पर कितने तरह के हैं। तो वो एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, तो उसको मैं बाद में आपको डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा सा वो छोटा सा टॉपिक है वो, लेकिन जो आपका बैकबोन ऑफ द यूनिट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग, है ना। क्वेश्चन इसी में से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका ब्लॉक डायग्राम से। तो इसमें जो बेसिकली अब देखिए लेआउट, है ना, ये आप जब भी अब जैसे अब आप एक टेक्निकल पर्सन होने जा रहे हैं, तो अब हम क्या है लेआउट हम बात कर, हम लेआउट बोलते हैं। लेआउट मतलब क्या होता है, जनरल अरेंजमेंट, कहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं उस चीज़ को हम पेपर में दर्शाते हैं मतलब उस चीज़ को आप पेपर में दिखाओगे तो एक जनरल लेआउट हो जाता है ना। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप घर बनाते हो, घर का नक्शा बनाते हो, तो उसमें एक लेआउट होता है ना कि किस कोने पर क्या होना चाहिए, किस कोने पर आपका पार्किंग होगा, कहाँ पर आपका जो है वो डाइनिंग रूम होगा। तो ये एक पर्टिकुलर लेआउट होता है, हर जगह आपका फिक्स होता है। वैसे ही हर एक प्लांट का एक अपना लेआउट होता है, ठीक है। तो ये लेआउट है, यहाँ से मैं शुरू करूँगा आपका बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका लेआउट, ठीक है। अब आपको देख के लग रहा होगा यार कि इतना बड़ा लेआउट है, इसको समझेंगे कैसे। बहुत ही आसान है समझना, ठीक है। मैं आपको वर्किंग बता दूंगा और आप इसको सुनने के बाद इसको आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। मैं ये कोशिश करूँगा, है ना, कि ताकि आप इस लेक्चर को देखने के बाद, है ना, खुद से अपना एटलीस्ट एक पेज का वर्किंग तैयार कर लें, है ना। अगर आपको चाहिए होगा तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने लैंग्वेज में इस वीडियो को देखने के बाद तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा लेआउट है आपका, ये पूरा लेआउट जो है वो आपका 4 सर्किट में डिवाइड है, बस 4 सर्किट में, ठीक है। कंप्लीट लेआउट, ये जो लेआउट आप यहाँ से ये देख रहे हो, ये जो पूरा लेआउट है ये आपका 4 सर्किट में डिवाइड है। पहला लेआउट क्या है आपका, कोल एंड ऐश सर्किट। दूसरा क्या है, एयर एंड गैस सर्किट। तीसरा क्या है, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। चौथा क्या है आपका, कूलिंग वाटर सर्किट। एक एक करके हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस लेआउट में आपका कोल एंड ऐश सर्किट कौन सा है। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये है ना, ये जो है आपका कोल एंड ये आपका ऐश सर्किट है, ठीक है। ये है आपका कोल एंड ऐश सर्किट। अब इसको हम कोल एंड ऐश सर्किट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऐश मतलब जो होता है राख, है ना, जो गांव वगैरह में आपको शायद जो है पता भी होगा, जो राख हम लोग कोयला जलाने के बाद जो राख बचता है उसको हम ऐश बोलते हैं। तो ये है आपका ऐश। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ, है ना, कि ये है क्या एक्चुअली। तो आपका जैसे यहाँ से कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग प्लांट, पहले होता क्या है,
पहले क्या होता है कि जैसे जहाँ भी कोयले की खदान होती हैं वहाँ से हम कोयला ले आते हैं और गाड़ियों से हम उसको फिर थर्मल पावर प्लांट पे हम पहुँचाते हैं। तो जैसे ही गाड़ी पहुँचती है थर्मल पावर प्लांट के पास, तो सबसे पहले हम कोयला जो है अनलोड करते हैं आपका कोल्ड स्टोरेज में, सॉरी कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, सबसे पहले कोयला जो है आपका जो माइंस है, कोल माइंस है, वहाँ से निकल के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोल्ड स्टोरेज में चला आता है। उसके बाद ये होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है, इसमें जो आपका जो बेसिकली होता है, इसमें हम कोल को हम इसमें आपका जो है वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ना। कोल को इसमें हम फाइन पार्टिकल्स में हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है पल्वराइज्ड कोल हम बोलते हैं, और ये पल्वराइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में भी है ये पल्वराइजेशन ऑफ द कोल, है ना। उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, पाउडर्ड फॉर्म। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसका जो बर्न करने के बाद हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके और जो है उसका रेसिड्यू कम हो, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी जलती हैं और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। यही है ना फ्लोरेशन का एक मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लोरेशन यही मतलब होता है। अब जैसे एक बड़ा कोयले का पत्थर है, आप उसको जलाना कोशिश करो, वो देर से जलेगा, लेकिन अगर कोयले का पाउडर्ड फॉर्म है, आप उसको कोशिश करो तो वो जल्दी जल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम उसको जो है हम यूज़ करते हैं पाउडर, जो आपका है वो पाउडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब आइए आप एयर एंड गैस सर्किट। ठीक है, तो एयर एंड गैस सर्किट जो है आपका ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से ये वाला जो पार्ट आ गया ना, यहाँ से ये जो है आपका एयर एंड गैस सर्किट का पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें आपका प्री हीटर हो गया, इसमें आपका प्री हीटर हो गया, ये आपका हो गया इकोनोमाइज़र, है ना, और सुपर हीटर हो गया आपका, और ये सारी चीज़ें जो हो गई वो प्री हीटर का पार्ट हो गया। उसके बाद है आपका फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, है ना। ये वाला जो है, ये जो ग्रीन से जो मैंने आपको बनाया अभी, ये ग्रीन वाला जो है आपका ये हो गया। ठीक है, और फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट ये क्या है ना। तो फीड वाटर स्टीम फ्लो सर्किट जो है आपका ये है, देखिए ये मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से ये वाला, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये है आपका, है ना, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। फीड वाटर देखिए, यहाँ से पानी जो है, ये देख रहे हैं, ये पानी जो है वो वाटर जो है वो फीड हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। लास्ट का आ जाता है आपका जो लास्ट का पार्ट है वो होता है आपका कूलिंग एंड वाटर सर्किट। ये वाला जो है पार्ट पूरा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये होता है आपका कूलिंग एंड वाटर सर्किट। ठीक है, तो ये वाला जो है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से ये पूरे जो हैं वो आपका टोटल इसमें 4 सर्किट्स होते हैं। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ सर्किट कितने हो गए, 4 हो गए आपके। तो इसमें अलग तरीके से हमने देख लिया कौन सा क्या है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस सर्किट का क्या काम होता है। ठीक है, अब मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, इसके बाद फिर हम इसकी वर्किंग हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या है, जब एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी तो जैसे ये ब्लॉक डायग्राम तो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा आप लोग को बनाने, लेकिन फिर भी ये मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। एक बार इसको आप समझ लेंगे ना तो आसानी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार समझ लें हम लोग, उसके बाद करते हैं। चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका कोल है ना, जो कोल है
वो कोल पहले आपका आता है कोल्ड स्टोरेज में, उसके बाद हम उसको पाउडर्ड करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। इसके बाद ये जाता है बॉयलर में, ठीक है, ये जाएगा बॉयलर में। अब देखिए क्या है, आपका कोयला तो पहुंच गया यहाँ पर। एक होता है एयर प्री हीटर, ठीक है, एक होता है इकोनोमाइज़र, एक होता है सुपर हीटर। मैं बारी बारी बताऊंगा। देखिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे मेरे पास जो है नोट्स टाइप का मटेरियल भी है, उसको भी देख करके मैं आपको बता दूंगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि किसी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको जलाने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, है ना। और हवा भी ऐसा चाहिए कि जो जिसमें मॉइस्चर ना हो, है ना, क्योंकि मॉइस्चर वाले हवा में तो कुछ जलेंगी नहीं, और अगर जलेगी नहीं तो फिर आपका जो हीट प्रोड्यूस जो करना चाह रहे हो प्रोड्यूस होगा नहीं, पानी उतना गर्म होगा नहीं, तो आपका स्टीम बनेगा नहीं। बेसिकली होता क्या है थर्मल पावर प्लांट में, जो एक सिंपल मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ। उसमें होता क्या है, आपका कोल है ना, कोल को हम बर्न करते हैं, कोल को हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद हम उसको, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसके बाद हम उसको टरबाइन में देते हैं, ठीक है, उसको हम टरबाइन में दे देते हैं, और टरबाइन से फिर वो पास होता है ना। देखिए तो बेसिकली क्या है, यहाँ से आपने प्रोड्यूस किया, ये आपका बॉयलर से निकला, स्टीम प्रोड्यूस हुआ, स्टीम से ये पहुँचा टरबाइन में, टरबाइन में मोटर लगा हुआ, और टरबाइन में आपका अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, और इससे आपका ये जो है पावर आपका प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो है इस तरीके से आपका सारा फंक्शन जो है वो काम करता है। अब यहाँ से आपका फोर्स ड्रॉट फैन होता है, मतलब एक तरीके समझिए कि हम हवा को खींचते हैं, है ना, हवा को हम खींचते हैं, तभी इसका नाम यहाँ पे फोर्स ड्रॉट फैन रखा गया, ठीक है। उसके बाद जो एयर प्री हीटर है, एयर प्री हीटर जो है उस हवा को गर्म करता है, उस हवा को गर्म करता है। तो गर्म कर क्या होगा कि एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको जब एयर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो बहुत ही जल्दी ही फ्यूल को जलाने की कोशिश करेगा। अगर आपने गौर किया होगा, गर्मी के टाइम में चीज़ों को जलाना कितना आसान होता है ना, ठंडी के टाइम में आपको किसी चीज़ को जलाना मुश्किल होता है। तो क्यों? गर्मी के टाइम में आपका एयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो तुरंत में आग पकड़ लेता है ना, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहते हैं नहीं, गर्मी का टाइम में बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, तो यही रीज़न है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ कर रहे हैं, हवा जो है उसको हम प्री हीट कर रहे हैं, और प्री हीट करने के बाद ये हवा जो है आपका हॉट एयर बन गया, और ये आपका फिर बॉयलर में आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे बॉयलर में आकर के कोल पीछे से आ रहा है, और जो इकोनोमाइज़र है, मैं ये भी बताऊँगा क्या होता है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र जो है, इकोनोमाइज़र से भी हीट आ रही है। अब ये सब मिल करके पानी को, अब क्या हो रहा है कि कोल बर्न हो रहा है बॉयलर के अंदर, बर्न होने के बाद स्टीम बाहर निकल रही है। अब स्टीम बाहर निकलने के बाद ये सुपर हीटर में हमने दिया, क्यों? इसका वजह है क्या होता है कि जो स्टीम बॉयलर से बाहर निकलता है ना, उसमें वो स्टीम जो होता है वो टरबाइन के लिए यूजेबल नहीं होता है। अब आप पूछोगे ये टरबाइन के लिए यूजेबल का क्या मतलब है? कभी आपने घर में पानी गर्म किया है? पानी गर्म जब आप करते हो तो भाप निकलता है उसमें से, तो गौर किया उस भाप में मॉइस्चर होता है, उस भाप में मॉइस्चर होता है, वो वाला जो स्टीम, वो स्टीम नहीं होता। तो हमें टरबाइन को घुमाने के लिए ड्राई स्टीम चाहिए, मतलब गर्म स्टीम चाहिए, क्योंकि जो टरबाइन का ब्लेड होता है, अगर उस ब्लेड के ऊपर अगर आप मॉइस्ट अगर डालोगे तो वो ब्लेड ख़राब हो जाएगी कुछ दिन के बाद, है ना, तो टरबाइन आपका ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो बॉयलर से स्टीम मेरी बाहर निकल रही थी, है ना, उसको हमने क्या किया, सुपर हीटर में और हीट कर दिया। तो इसको हीट करने से क्या हुआ कि सुपर हीट में जब हमने हीट किया तो स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ था बॉयलर से, उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट था वो भी आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया,
तो अब जो टोटल जो यहाँ से आपका जो स्टीम बाहर निकल रहा है, अब वो टोटल आपका यूजेबल हो गया टरबाइन में जाने के लिए। ठीक है, टोटल यूजेबल टरबाइन में जाने के लिए। अब वो टरबाइन जो है स्टीम की वजह से, स्टीम का जो प्रेशर लगा ना, उस वजह से इसका टरबाइन घूमा। जब टरबाइन घूमा तो ये अल्टरनेटर का जो शाफ्ट है उसको घुमाया, और यहाँ पर आपने जनरेटर की वर्किंग पढ़ी रखी है, वो उसकी वजह से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया और हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये है आपका टोटल जो यहाँ पर है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली हैं। एक है फ्लू गैस। बताता हूँ फ्लू गैस क्या है। आपने कभी गौर किया, जैसे अगर कोई भी पावर प्लांट होता है उसके ऊपर से एक चिमनी होता है, चिमनी से धुआं निकलता रहता है, चिमनी से धुआं निकलता रहता है, उसको हम टेक्निकल वर्ड में फ्लू गैस बोलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग फ्यूएल नहीं है, फ्लू गैस है। तो फ्लू गैस वो गैस होता है जो आपका बर्न होने के बाद जो धुआं होता है ना, गर्म धुआं, अगर आप इसको अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, जो गर्म धुआं होता है चलने के बाद, वो आपका फ्लू गैस होता है। तो होता क्या कि जब अब चूंकि अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर है तो भाई सीधा सीधा हमें निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं। होता क्या, एक्चुअली इस बॉयलर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो फ्लू गैस निकलता बहुत गर्म होता है, और अगर आप उतने गर्म गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो पूरा टेम्परेचर गर्म कर देगा वो, और पॉल्यूशन अलग से और वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो अलग से। तो हम क्या करते हैं, फ्लू गैस का कुछ हीट हम सुपर हीटर में यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे स्टीम हमारा सुपर हीटेड फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद जो फ्लू गैस बच जाता है उसको हम इकोनोमाइजर में यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद जो फ्लू गैस बच जाता है उसकी हीट को हम प्री हीटर में यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से, है ना। उसके बाद जो फाइनली वो चिमनी में जाता है। अब आप समझे कि चिमनी से जो गैस निकलती है, जो है धुआं निकलता है, वो कितने प्रोसेस के थ्रू होके जाता है, तब जाके वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से डायरेक्टली बॉयलर में आपने किया और निकाल दिया चिमनी की तरफ, आप ऐसा नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, आपको उसका टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा। तो कम करने के लिए हम उसके हीट को अलग अलग स्टेज में यूज़ करते हैं। स्टेज नंबर 1 में यहाँ यूज़ कर लिया, स्टेज नंबर 2 में यहाँ कर लिया, स्टेज नंबर 3 में यहाँ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग स्टेज में यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर स्टेज नंबर 1 में हमने स्टीम को हीट किया। स्टेज नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम, स्टेज नंबर 2 में जो पानी आ रहा है पीछे की तरफ से, है ना, जो पानी आ रहा है पीछे की तरफ से, उस पानी को हम गर्म कर रहे हैं। अब आप बोलोगे पानी आ रहा है तो उसको तो हम बॉयलर में हम डायरेक्ट डाल सकते थे। अगर पानी पीछे से आ रहा है तो उसको हम बॉयलर में डायरेक्टली भेज सकते थे। तो ये क्यों गर्म किया, इसलिए कि अगर एक्चुअली क्या होता है कि हमें पूरे सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ाना होता है। तो अगर पानी आपका बिल्कुल ठंडा है और बॉयलर में आएगा तो उसको क्या है कि उसको भी तो अब गर्म होने में टाइम लगेगा, गर्म होगा तो उसको स्टीम बनने में टाइम लगेगा। तो इतना हीट जो आपको जो चाहिए उसको गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए आपको कोल ज़्यादा चाहिए फिर, है ना। तो कोल का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा जो आपका जनरेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे इस चीज़ को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पानी को पहले ही हम थोड़ा सा इकोनोमाइजर से हम इतना गर्म कर देते हैं ताकि यहाँ पहुँचने के बाद वो इंस्टेंटली गर्म हो जाए, वो इंस्टेंटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाए कम टाइम में। तो जितना जल्दी वो कन्वर्ट होगा उतना हमारा कोल कम खर्च होगा, उतना हमारा पैसा कम लगेगा कोल को हैंडल करने में और उसको सारा कुछ यूज़ करने में, कम कोल का रिक्वायरमेंट होगा। ये हो गया आपका। अब ये देखिए, अब क्या है कि ये एयर प्रीहीटर मैंने आपको बता दिया, है ना। एयर प्रीहीटर जो है ये आपका जो हवा आ रही है एटमॉस्फेयर से खींच करके जो हम ला रहे हैं उसको हीट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो टेम्परेचर और वो चाहिए हीटिंग, वो हम फ्लू गैस से ही ले रहे हैं, वो भी हम फ्लू गैस से ही ले रहे हैं। तो फ्लू गैस का हीट 3 स्टेज में यूज़ हुआ, सुपर हीटर में, इकोनोमाइजर में, और तीसरा जो है एयर प्रीहीटर। अब आप ध्यान रखिए एक डिफरेंस, इकोनोमाइजर पानी के लिए, एयर प्रीहीटर हवा के लिए। काम दोनों में वही हो रहा है, हीटिंग हो रही है। एक में हम हवा को हीट कर रहे हैं, एयर प्रीहीटर में आपका जो है वो एयर हीट हो रहा है, और इकोनोमाइजर में जो है आपका वो वाटर है। ठीक है,
ये हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा आपका ऊपर का फंक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से अब ये ऊपर का फंक्शन जो है आपका समझ में आ गया होगा कि ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे के फंक्शन में। अब इसके लिए मैं पेन का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, अब क्या है कि स्टीम यहाँ से नीचे आ गई, जो भी स्टीम यूज होना था टरबाइन के अंदर वो स्टीम नीचे आ गई। अब वो स्टीम नीचे आ करके वो कंडेंसर यूनिट में चली गई जहाँ पे स्टीम ठंडा होता है, और वहाँ से एक होता है हमारा कूलिंग टावर। अभी सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बस देखते जाइए, टर्मिनोलॉजी समझते जाइए और किसका क्या काम है वो देखते जाइए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कूलिंग टावर देखने में कैसा होता है, कंडेंसर देखने में कैसा होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप एक बार वर्किंग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको धीमे धीमे करके सारा कुछ बताता हूँ। अब क्या है कि इस यहाँ से स्टीम बाहर निकला आपका, वो कंडेंसर में गया। कंडेंसर में से जो ये कूलिंग टावर है और सर्कुलेटिंग पंप है, तो क्या देखिए ये रिवर देख रहे हैं, रिवर पानी, ये नदी से पानी जो है वो कूलिंग टावर में गया और पंप के थ्रू कंडेंसर में गया। तो मतलब इसको आप ये समझिए कि अच्छा, आपने देखा होगा रेडिएटर जो होता है क्या होता है, उसमें हम जो एक सर्कुलेटिंग लिक्विड होता है वो ठंडा करने के लिए होता है, वैसे ही है यहाँ पे कि ये ठंडा पानी यहाँ पे गया और कंडेंसर में गया और वो क्या किया, स्टीम को ठंडा किया और फिर ये पानी बाहर आ गया। तो ये सर्कुलेट होता रहता है, तो इसीलिए कहते हैं इसको कूलिंग वाटर सर्किट कहते हैं। और यहाँ से फिर जो कंडेंस होने के बाद जो पानी है फिर पंप से वापस गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका वाटर सर्कुलेट होता रहता है। तो कुछ पानी हम रिवर से भी ले लेते हैं, है ना, कंडेंस होने के बाद जो कुछ स्टीम बचा और ये रिवर से है, तो कुछ पानी जो रिवर से जब पानी यहाँ पे आता है कुछ पानी हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पावर का रिक्वायरमेंट है। अगर पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम रिवर वाटर को कंडेंसिंग के लिए भी हम यूज़ कर लेंगे और उसी पानी को हम वापस भेज के भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फीड वाटर पंप है, इससे हम पानी को ऊपर भेज दिए। फीड वाटर हीटर है, यहाँ पे फीड वाटर को हमने हीट किया, यहाँ पे हीट करने के बाद इसको हमने और हीट कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस में हीटिंग करने का पर्पज़ यही है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ाना है मेरे को। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है ना। तो अगर आपका आउटपुट आपने पढ़ा भी होगा, मैं वो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो आपका एफिशिएंसी होता है ये होता है आपका आउटपुट। आपका आउटपुट कितना आ रहा है, इनपुट कितना आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी परसेंटेज। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि एफिशिएंसी हमारा हमेशा 90 और 100 के बीच में रहे। वैसे होता नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 90 और 100 के बीच में रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये टोटल फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो चीज़ मैंने यूज़ किया था, अब इसको पार्ट वाइज करके देखते हैं। एक आपका होता है कोल्ड एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट, स्टीम जनरेटिंग प्लांट, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, फीड वाटर और कूलिंग अरेंजमेंट। इन सब चीज़ों से मिलकर के ये पूरा बनता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। अभी मैंने आपको वर्किंग बताया, अब एक एक करके मैं आपको सारा समझा देता हूँ। देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको, कोल एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो कोल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पावर स्टेशन, रेल या रोड से, एंड स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट एंड देन पल्वराइज्ड। पल्वराइज मतलब क्या होता है, उसको हम लोग पाउडर्ड, है ना, उसको हम पाउडर फॉर्म में हम डालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद पल्वराइज्ड कोल इज, है ना, इसको हम फेड करते हैं बॉयलर में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए ये सारी चीज़ें, अब आपको जो मैंने बताया था ना, मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा। अब ये सब चीज़ें आप जब क्वेश्चन आएगा तो उसके आंसर में आप लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक बार क्या है कि वर्किंग समझ में आ जाता है तो अब ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। अब कोल गेट्स बर्न इन द बॉयलर एंड ऐश प्रोड्यूस इज रिमूव्ड, जो मैंने आपको बताया कि अब क्या है, देखिए कोयला आया, कोयले को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको पल्वराइजेशन बोलते हैं। फिर हमने उसको कन्वेयर बेल्ट से हमने उसको भेज दिया और आपका बॉयलर के अंदर, बॉयलर में वो फिर आपका कोयला जो है पाउडर फॉर्म में वो जला, उसने पानी को गर्म किया और जो ऐश बच गया उसको फिर हम ऐश स्टोरेज प्लांट में ले जाते हैं और उसको हम डिस्पोज कर देते हैं।
मैं आपको लेक्चर के एंड में एक चीज़ और बताऊंगा कि ये ऐश स्टोरेज प्लांट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये ऐश है मतलब राख है तो ये तो बर्बाद हो गया, लेकिन नहीं, अभी मैं आपको इसका भी बताऊंगा। हर एक पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ को यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 100 मेगावाट जो आपका स्टेशन है, जो 50% लोड फैक्टर पे काम अगर करता है, तो उसमें 20,000 टन से लेकर के पर महीने से लेकर के जो है वो कोयला जलता है, और 3,000 टन जो है वो ऐश प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट आप चाहो तो स्किप कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाले पॉइंट जो है, ये 1 2 3 ये पॉइंट ज़रूर लिखना आप इसमें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, अब देखिए कोल हैंडलिंग प्लांट देखने में कैसा होता है, ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि अगर आपको समझ में आएगा ना कि देखने में कैसा होता है तो आप लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कोयला जो है आपका वो क्रश होकर के ऐसे होकर के जाता है पूरा, है ना, इस तरीके ऐसा दिखने में होता है। इसमें होता है वैगन अनलोडिंग सिस्टम होता है, क्रशिंग सिस्टम होता है, कन्वेइंग सिस्टम होता है। तो पहले क्या होता है, वैगन अनलोडिंग सिस्टम में पहले हम उसमें हम क्या करते हैं, कोल को हम अनलोड करते हैं। उसके बाद क्रशिंग में हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वेइंग सिस्टम में क्या करते हैं, उसको हम कन्वेयर बेल्ट जो है हमारा, कन्वेयर बेल्ट जो है उसके थ्रू हम उसको बॉयलर सेक्शन में भेज देते हैं। तो ऐसा दिखता है आपका कोल हैंडलिंग प्लांट एक्चुअली में। कल आप लोग जब भी मौका मिले आप लोग को एक बार ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अब है आपका ऐश हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। ऐश हैंडलिंग प्लांट अभी जो मैं आपको बता रहा था कि नोट करिएगा, ऐश हैंडलिंग प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा। अब ऐश हैंडलिंग प्लांट जो है वो ऐश जो है वो हम 2 तरीके से होता है, एक होता है बॉटम स्लरी, एक होता है फ्लाई ऐश। अब मैं बताता हूँ, स्लरी मतलब होता है जो आपका राख जो है, जो ऐश जो है वो आपका मतलब भारी है ना, या फिर उसको थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर वगैरह है, तो वो तो हम ऐश पॉन्ड में डाल देते हैं, जो स्लरी फॉर्म में होता है ना। फ्लाई ऐश जो होता है इसका बड़ा यूज़ है। फ्लाई ऐश जो है वो हम ESP एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है, उसके थ्रू हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं। और फ्लाई ऐश जब उसमें जाता है तो क्या होता है कि उसके बाद जो बाहर निकलता है वो हम सीमेंट फैक्ट्री में हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूँ, ये ऐसे समझिए, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना। क्या है कि यहाँ से, अब आप ये समझिए कि यहाँ से आपका फ्लाई ऐश है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो ये ब्लू रंग का देख रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रेड है। तो क्या करता है, जो भी ऐश का पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब भी कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज मेटल से टकराएगा तो क्या होगा, वो मेटल का चार्ज खुद में एक्वायर कर लेगा, अपने अंदर जो है वो एक्वायर कर लेता है। अब क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल, अब ऊपर में हमारे ये रेड वाले सब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो क्या होता है कि सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सारे जो पार्टिकल हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो गैस बाहर निकलता है उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, मतलब बहुत मिनिमम पार्टिकल होता है। देखिए क्या है ना कि जो फ्लू गैस है, ये जो निकल रहा है ना, ये आपका जो है वो फ्लू गैस है, क्या, जो अल्टीमेटली चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें और हमारा ये मेन मोटो होता है कि जो पोल्यूशन हो बहुत कम हो, ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट कम हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इधर कुछ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी गैस निकलेगा उसमें पार्टिकल्स कम होंगे, तो कम होंगे तो जो आपका पॉल्यूटेंट्स जो होंगे वो कम होंगे, है ना। आपने जो है वो पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, जो पॉल्यूटेंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये चीज़ है ना। तो ये है आपका, तो इसका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज ए फिल्ट्रेशन डिवाइस। फिल्ट्रेशन क्यों वर्ड यूज़ किया, फिल्टर हम कर रहे हैं, क्या फिल्टर कर रहे हैं हम, जो हमारा स्मोक पार्टिकल्स है उसको हम फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए फिल्ट्रेशन डिवाइस बोला हमने इसको। इसमें से हम क्या करते हैं, जो आपका डस्ट है, स्मोक है ना, इन सब को हम रिमूव कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मेथड से करते हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पड़ा। मैं फिर समराइज कर देता हूँ, यहाँ से आपका वेस्ट गैस जाएगा जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट है,
नेगेटिव मेटल प्लेट से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब ये आपका जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा अपनी तरफ, है ना। ये ऐसे जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर। इनका अट्रैक्ट होने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ट्रे जैसा लगा हुआ है ना, ये ट्रे। तो ये जो है यहाँ से जो भी पार्टिकल जमा होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो भी गैस निकलता है उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। तो ये जो ट्रे से हम बाहर निकालते हैं इसको हम लोग अभी आपको मैं दिखाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा था, सीमेंट फैक्ट्री, है ना। इसका हम सीमेंट फैक्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ का जो पावर प्लांट से बाहर निकल रहा है उसके हम हर एक चीज़ को यूज़ करें, इकोनॉमिकली काम करें उसके ऊपर, ताकि जो गैस बाहर निकले वो इतना गर्म ना हो ताकि टेम्परेचर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो या पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये है। अब आइए आप स्टीम जनरेटिंग प्लांट पे। स्टीम जनरेटिंग प्लांट का क्या है, सबसे पहला पार्ट होता है बॉयलर। बॉयलर में होता क्या है, सिंपल शब्दों में बॉयलर में आपका पानी गर्म होता है और वाटर जो है वो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बस यही आपको समझना है। बॉयलर जहाँ पे स्टीम बनता है पानी से और हम वहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोल को हम बर्न करके पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। बस यही समझिए आप इसको, बहुत ही सिंपल है। ये है, देखिए एक मैंने पिक्चर निकाला है कोटा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन का, है ना। ये देखिए, ये आपका चिमनी है जहाँ से आपका जो है वो फ्लू गैस बाहर निकलता है, ठीक है। ये हो गया आपका। इस तरीके से आपका ये अब है सुपर हीटर। सुपर हीटर, द स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर इज वेट, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया है ना, वो वेट होता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको सुपर हीटर से हम उसको ड्राई करते हैं और सुपर हीटेड फॉर्म में ले जाते हैं। ड्राई करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मॉइस्चर पार्टिकल प्रेजेंट है आपका स्टीम बनने से, है ना, जो भी आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है उस मॉइस्चर को भी हम फर्दर हीट अप्लाई करते हैं और फिर वो फर्दर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा कि जो स्टीम है उसकी हीट के उसका जो है वो बढ़ जाता है। अब वो टरबाइन पे जब जाएगा तो मॉइस्चर उसको मॉइस्चर जो टरबाइन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आइए आप स्टीम जनरेटिंग प्लांट। स्टीम जनरेटिंग प्लांट जो है आपका, उसमें आपका अभी जो है वो सारा कुछ आपका स्टीम जनरेटिंग प्लांट ही चल रहा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहला जो था आपका क्या था, बॉयलर सेक्शन था स्टीम जनरेटिंग प्लांट में। पहला था आपका बॉयलर, उसके बाद आपका है सुपर हीटर, ठीक है। उसके बाद आपका है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र जो मैंने आपको बताया, इकोनोमाइज़र से हम क्या करते हैं, जो भी आपका पानी आ रहा है, जो फीड वाटर आ रहा है, उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियली अ फीड वाटर हीटर। ध्यान दीजिएगा, फीड वाटर हीटर इज ए इकोनोमाइज़र, ठीक है। जो फ्लू गैस से हीट निकल रहा है उसको हम यूज़ करते हैं, जो फीड वाटर आ रहा है उसको हीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका स्टीम जनरेटिंग प्लांट में एयर प्री हीटर। याद है चिमनी के पास जो एयर प्री हीटर था आपका, जो मैं आपको बता रहा था कि एयर हम क्या करते हैं उसको लेते हैं और उसको हम एयर को और गर्म करते हैं ताकि एयर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए ताकि इंस्टेंटली कोल बर्न हो जाए, है ना। तो इसमें increase the temperature of the air supplied for the coal burning by deriving heat from flue gas। मतलब कि अब आप ये समझिए कि सारा खेल जो है वो फ्लू गैस का जो हीट है ना उसको बाहर निकालने में है। ये सारा कुछ यही चल रहा है। मतलब फ्लू गैस आपका है, उससे हमने हीट बाहर निकाला तो हमने स्टीम को सुपर हीट कर दिया, है ना। पहला हमने क्या किया, स्टीम को हम लोगों ने सुपर हीट कर दिया। उसके बाद
जो जो उसके बाद जो हीट बची वो हम कहाँ ले गए, इकोनोमाइज़र में। उसके बाद जो बचा वो हम कहाँ ले गए, एयर प्री हीटर में। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा ये फंक्शन काम करता है। अब आगे जो है स्टीम टरबाइन है। अब टरबाइन के बारे में आपको पता है, ये ड्राई और सुपर हीटेड स्टीम जो है वो हम उसमें डालते हैं और टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने से क्या होता है कि आपका जो भी अल्टरनेटर कनेक्टेड उसका शाफ्ट घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो टरबाइन से जो भी स्टीम बच जाता है ना, टरबाइन से जो भी स्टीम बच जाता है उसको फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका जो है हम ले जाते हैं उसको कंडेंस करने के लिए। देखिए ऐसा दिखता है आपका टरबाइन, है ना, देख रहे हैं कितना बड़ा टरबाइन है। मैं यही कह रहा था, ये जो ब्लेड्स हैं ना, इस ब्लेड पे अगर आप, है ना, अगर आप मॉइस्चर डालोगे तो ये ब्लेड ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये हम नहीं करते। तभी हमको क्या करना पड़ता है, सुपर हीट करना पड़ता है। यही वजह है आपका। ठीक है, क्या क्या समझ में। अब आगे हम देख लेते हैं इसका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो क्या है आपका, कपल्ड होता है इसके साथ, और कपल्ड टू एन अल्टरनेटर विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका अल्टरनेटर। और उसके बाद फिर बाकी तो चीज़ें आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो निकलता है उसको हम बस बार के थ्रू ट्रांसफार्मर और ब्रेकर में हम दे देते हैं। अब आइए फीड वाटर। फीड वाटर क्या है, अ कंडेंसेट फॉर्म ऑफ कंडेंसर इज यूज्ड एज ए फीड वाटर टू द बॉयलर। कंडेंसेट फॉर्म ऑफ कंडेंसर क्या हुआ आपका, कंडेंसर से जो बाहर निकला है वो ठंडा पानी है। कंडेंस मतलब क्या होता है, ठंडा होना है ना। तो कंडेंसर से जो बाहर निकला है वो स्टीम वो पानी में कन्वर्ट हो गया है। तो वो जो है ना, हम फीड वाटर के रूप में यूज़ करते हैं बॉयलर में देने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि इसको हम लोग इकोनोमाइज़र और वाटर हीटर यूज़ करते हैं इसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अब चूँकि अब आपका जो है वो वाटर जो है कंडेंस फॉर्म में, टेम्परेचर उसका लो है, तो हम क्या करते हैं, वाटर हीटर हम यूज़ करते हैं और इकोनोमाइज़र हम यूज़ करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर और बढ़ जाए। लिखा हुआ भी यहाँ पे, तो इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद है पानी का हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो स्टीम के लिए, एक कूलिंग के लिए। कूलिंग अरेंजमेंट ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब क्या है कि कंडेंसर जो है वो तो मैक्सिमम स्टीम को कंडेंस कर देता है। ठीक है, और उसको कंडेंस हम करते कैसे हैं, मैं आपको ये जो इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए कूलिंग टावर होता है एक, आपने देखा भी होगा ये सब, है ना, कूलिंग टावर, ये सब कूलिंग टावर होते हैं। तो इसका काम क्या है, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से आपका जो है वो जो आपका कूलिंग टावर है ये यहाँ से जुड़ा हुआ पूरा ऐसे चल रहा है, ये पूरा यहाँ से स्टीम आ रही है और ये जो पार्ट है आपका ऐसे सर्कुलेट कर रहा है पूरा, ऐसे ये पूरा सर्कुलेट करता है। तो क्या होता है कि कूलिंग टावर्स के थ्रू ये जो कंडेंसर में जो पाइप जा रही है इसमें क्या होता है, ये पूरा एरिया जो है आपका है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आपका स्टीम ठंडा होता है और फिर ये निकल जाता है यहाँ पे। तो कूलिंग टावर है क्या, स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंज मतलब कि जहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, इसमें क्या होता है ना, आपका वाटर और एयर, है ना, कांटेक्ट में आते हैं आपके। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका हीट एक्सचेंज होता है और वो कंडेंस होकर के पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कूलिंग टावर का फंक्शन जो ये दिया हुआ है। ड्यूरिंग द कूलिंग वर्किंग प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इवेपोरेट लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब कूलिंग टावर भी जब कभी आप देखोगे, कूलिंग टावर से भी भाप निकलता रहता है, अभी ध्यान देना।
वो क्या होता है कि जो बाकी जो चीज़ें हीट बच गई हैं वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कूलिंग टावर क्या करता है, पहले तो जो आपका कंडेंसिंग यूनिट है ना, उसमें जो आपका कूलिंग का जो मेन है वो कूलिंग टावर के थ्रू सर्कुलेशन होता है पूरा, और फिर वो चीज़ें जो होती जो बाकी जो स्टीम बच गई वो आपका कूलिंग टावर से बाहर निकल जाता है। अब आइए आप स्प्रे पॉन्ड, ये आपने देखा भी होगा। स्प्रे पॉन्ड देखिए वर्ड से ही आप समझिए स्प्रे पॉन्ड क्या कहता है। स्प्रे पॉन्ड मतलब कि जहाँ पर एक पॉन्ड टाइप का होगा वहाँ पे स्प्रे होगा, नोजल के थ्रू हम स्प्रे करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब पानी आ रहा है, जब आपका गर्म पानी आ रहा है बाहर से, तो उसको जो है नोजल के थ्रू हम उसको स्प्रे करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर और कम हो जाए, है ना। तो ये जो है आपका टोटल, इसमें देखिए पानी है और ये जो निकल रहा है ये आपका जो है पानी गर्म है आपका। तो स्प्रे करते हैं तो क्या होगा, जब आप स्प्रे करेंगे तो पानी जल्दी ठंडा होगा, है ना। यही स्प्रे पॉन्ड का काम है कि नोजल के थ्रू पानी बाहर निकालना और फिर वो स्प्रे हो जाता है। फिर कूलिंग टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एम्बियंट एयर। जो आपका हीट है ना, आपका जो एम्बियंट एयर क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से आपका जो है वो कूलिंग हो जाता है, ठीक है। और फिर जो आपका है वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल रहा है जो स्प्रे यहाँ नोजल से और सराउंडिंग एयर से, उसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। तो ये काम है आपका स्प्रे पॉन्ड का। अब आगे आ जाइए आप। तो ये था मेरा आज का लेक्चर पूरा थर्मल पावर प्लांट का। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि ये लेक्चर बहुत ही लंबा खींच गया और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। मैंने कोशिश करी है समराइज करने के लिए। मैं ये एडवाइस करूँगा आपको कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप उसको आराम से देखिए। जो मटेरियल, रीडिंग मटेरियल जो इस स्लाइड में प्रेजेंट है, पहले आप क्या करिए कि जो मेरा पहले वाला स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था जिसमें मैंने पूरा ब्लॉक डायग्राम समझाया था, पहले आप उसको सुनिए ध्यान से। उसको सुनने के बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब आपको वो चीज़ें समझ में आ गई तो आगे समझ में आ जाना। इसलिए अगर आप ध्यान दिया होगा आपने, मैंने स्टार्टिंग वाले ब्लॉक डायग्राम पे मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया, क्योंकि वही सारा कुछ है, वही से सारा कुछ समझ में आना है आपको। तो वो समझ में आ जाएगा, बाकी चीज़ें तो आप खुद लिख लोगे। इसलिए पहले मैंने समझाया, फिर आपको आंसर कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, वो फिर मैंने आपको थ्योरी के थ्रू आपको समझा दिया। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको, या फिर अगर आपको लग रहा हो कि नहीं थोड़ा सा और मतलब इसको समझना है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएंगे। आप इसको देखिए, समझिए, और मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप खुद से नोट्स बनाने का कोशिश करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको चीज़ों को रटना ना पड़े, आप खुद से लिख पाएँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।